नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस और आरजेडी फिलहाल साथ नजर आती है, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, लेकिन बिहार में टकराहट शुरू है। बिहार में टकराहट इसलिए भी शुरू है क्योंकि कांग्रेस जो है वो अभी से ही अपनी सीटों को लेकर के बार्गेन कर रही है। कांग्रेस को लग रहा है कि अगर आरजेडी समुचित सीटें नहीं देगी तो हमें कुछ और सोचना चाहिए। और आरजेडी इस सोच में है कि कांग्रेस अगर ज्यादा तवज्जो पप्पू यादव को देती है, कांग्रेस अगर ज्यादा सीटों की मांग करती है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को ज्यादा दिन तक हम ढोने नहीं जा रहे हैं। इसलिए मेरे सूत्रों ने मुझे बताया है कि आरजेडी ने मन बना लिया है कि कांग्रेस को 30 से 35 से ज्यादा सीटें विधानसभा चुनाव में नहीं देना है। यह आरजेडी ने बिल्कुल दिमाग क्लियर कर लिया है। और अगर कोई नेता कुछ बोलता है तो इसलिए लालू यादव ने बड़ा ही साफ मैसेज दे दिया कि अब बहुत हो गया, अब हम आपको साथ लेकर के चलने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपके पास कुछ वोट तो है नहीं। इसलिए अगर हमें चलना भी होगा तो हम छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगे, जैसे बीजेपी कई राज्यों में करती रही है, पर आपको साथ लेकर के चलने का कोई फायदा नहीं है। तो सवाल यह है कि आरजेडी 35 से ज्यादा सीटें देने का मन नहीं देने का मन बना चुकी है। ऐसे में कांग्रेस क्या करेगी, यह भी गंभीर सवाल उठता है। जो कांग्रेस लोकसभा में आक्रामक दिख रही है, आपने देखा होगा कि बाबा साहब अंबेडकर के मसले पर किस तरीके से कांग्रेस एक विपक्षी पार्टी के तौर पर अपनी आक्रामकता दिखा रही है, किस तरीके से कांग्रेस पूरे देश में यह मैसेज देने का प्रयास कर रही है कि बीजेपी को अगर कोई रोक सकता है तो कांग्रेस ही रोक सकती है। ऐसे में अगर कांग्रेस का ग्राफ लगातार बढ़ता जाता है तो क्या वो लालू प्रसाद और उनकी पार्टी को कांग्रेस घुटने पर ला सकेगी? क्योंकि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जो इस बात को लेकर के लगातार प्रयासरत हैं कि अगर हमें नेशनल पार्टी के हिसाब से सीटें नहीं दी गई तो हमें कुछ और गठबंधन के बारे में सोचना चाहिए, हमें आरजेडी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, हमें ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहिए। हमारा लोकसभा में भी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद मुसलमान हमारी तरफ देख रहे हैं। दलित के मसले पर कांग्रेस जबरदस्त तरीके से आक्रामक दिख रही है। अगर जय भीम और जय मीम के नारे सफल होते हैं तो फिर क्या है, कांग्रेस वापस पूरे देश में ताकतवर हो सकती है। और ये तमाम पार्टियां जो हमें अपने पीछे चलने को मजबूर करती हैं, वो हमारे पीछे चलने को मजबूर होंगी। क्या है हकीकत, क्या करेंगे लालू प्रसाद, किस हद तक झुकेंगे, जो मेरी जानकारी है वो किस हद तक सही है, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान जिनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुधांशु कुमार, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका बहुत स्वागत है सुधांशु जी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विनय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। विनय जी, मेरे पास एक जानकारी आई है और मैं सोचा अपने दर्शकों के साथ साझा करूं। आरजेडी ने मन बना लिया है कि 30 से 35, इससे ज्यादा सीट कांग्रेस को नहीं देना है। आपको लगता है कांग्रेस मान जाएगी? देखिए, कांग्रेस की ताकत बढ़ी है। अगर आप लोकसभा चुनाव में देखेंगे तो कांग्रेस ने देश भर में बेहतर प्रदर्शन किया और लगभग दुगुना सीट कांग्रेस जीतने में देश स्तर पर सफल रही। और अगर 2019 के लोकसभा चुनाव को अगर बिहार में आप देखते हैं तो केवल कांग्रेस को एक सीट मिली, आरजेडी तो एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाई। इस बार कांग्रेस की सीटें बढ़कर 3 हो गई है लोकसभा चुनाव में बिहार में, जबकि कांग्रेस केवल 9 सीटों पर चुनाव लड़ी। 24 सीटों के आसपास से आरजेडी चुनाव मैदान में आरजेडी के उम्मीदवार उतरे थे, लेकिन आरजेडी को केवल 4 सीटों पर ही सफलता मिली। तो ऐसे में अगर स्ट्राइक रेट की बात करेंगे तो इस बार कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बेहतर रहा है। हाँ, असेंबली चुनाव में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं रहा, लेकिन
उस समय जो मामला था वो था कि कांग्रेस को ऐसी सीटें भी दी जा रही हैं जिस पर आरजेडी भी कभी जीतने में कामयाब नहीं हो पाई। वैसी सीटें कांग्रेस को दे दी गई, जिसके कारण कांग्रेस बहुत अच्छा नहीं कर पाई विधानसभा चुनाव में। इस बार कांग्रेस भी चाहती है कि उतनी सीटों पर लड़े, लेकिन इस बार गठबंधन में भाकपा माले भी है, वामपंथी दल है, तमाम लोग हैं। माले का भी स्ट्राइक रेट अच्छा है, लोकसभा चुनाव में भी उसको सफलता मिली है। माले भी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। और पिछली बार लालू प्रसाद यादव जेल में थे जब ये गठबंधन हो रहा था, तो गठबंधन के समय लालू प्रसाद अंडर प्रेशर थे और तब कांग्रेस की बात वो मानने के लिए बाध्य थे। इसलिए कांग्रेस को 70 सीटें या उसके आसपास सीटें मिल गई थी। लेकिन इस बार थोड़ा सा लालू प्रसाद यादव भी जेल से बाहर हैं, तेजस्वी यादव अपना घूम रहे हैं, तो कांग्रेस को कम सीट देने का इन लोगों ने मन बनाया है। और इसलिए तेजस्वी यादव का इस संबंध में बयान भी आया था अखिलेश सिंह जी को लेकर। हालांकि चर्चा वो कर रहे हैं, वो बिहार के सीनियर लीडर हैं और बिहार में भी मंत्री रहे, और तेजस्वी यादव जी की मां जो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थे तो उनके मंत्रिमंडल में मंत्री थे। और केंद्र में भी जब मनमोहन सिंह की सरकार 2004 में बनी तो लालू प्रसाद यादव के साथ वो मंत्रिमंडल के मंत्रिपरिषद के, मनमोहन सिंह के मंत्रिपरिषद के सदस्य थे। तो अखिलेश सिंह भी पुराने राजनीतिज्ञ हैं, कोई नए नहीं हैं। और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को तो गोदी में भी खिलाए होंगे। लेकिन तेजस्वी यादव का इस तरह का बयान आया, मुझे लगता है कुछ मुद्दों को टालना भी चाहते हैं तेजस्वी यादव। अब तेजस्वी यादव भी मैच्योर हो गए हैं, अभी सीटों को लेकर कुछ बात कहना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो बातों को डाइवर्ट कर रहे हैं। लेकिन इतनी बात तय है कि 70 से कुछ कम सीटों पर कांग्रेस को इस बार समझौता करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं 70 से कम सीटों पर कांग्रेस को समझौता करना पड़ेगा। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजय जी, मेरे पास जानकारी आई है कि कांग्रेस को 35 सीटें से ज़्यादा लालू प्रसाद नहीं देंगे। और दूसरी एक और जानकारी है कि अगर कांग्रेस ज़्यादा पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को तवज्जो देगी तो लालू प्रसाद अलायंस भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों नेता लालू प्रसाद को पसंद नहीं है, आरजेडी को पसंद नहीं है। क्योंकि आरजेडी ये मानती है कि ऐसे ही मुस्लिम और यादव के वोटों में सेंधमारी हो रही है, वोट का बंटवारा हो रहा है। ऐसे में अगर आप कोई और नेता बड़ा करना चाहिएगा तो ये हमें कतई मंजूर नहीं है। और परिस्थिति इस तरीके से बिगड़ रही है कि लालू प्रसाद ने हाथ बढ़ा दिया और खुल्लम खुल्ला कह दिया कि ममता को इंडिया ब्लॉक का नेता बनना चाहिए। पर दूसरी तरफ देखिए तो कांग्रेस लोकसभा में आक्रामक दिख रही है। बाबा साहब अंबेडकर के मसले पर कांग्रेस आर पार की लड़ाई लड़ रही है। राहुल गांधी सामने आकर लड़ रहे हैं, प्रियंका हाथ उठा उठा करके नारेबाजी कर रही हैं। एक बात तो बहुत साफ दिख रहा है कि कांग्रेस अपने एजेंडे पे आगे बढ़ रही है। पहले उसने मुसलमानों को साधा, मुसलमानों के बीच में खोया हुआ विश्वास वापस पाने में कामयाब रही कांग्रेस, और कामयाब दिखती है। अगर हम बिहार की भी बात करें तो सीमांचल में राहुल गांधी की यात्रा गुजरी थी। अब देखिए दलित मसले पर किस तरीके से कांग्रेस अपने इमेज मेकिंग में लग गई है। बाबा साहब अंबेडकर के मसले पर कैसे अमित शाह के एक बयान को तिल का तार बनाने में लग गई है। ऐसे में अगर कांग्रेस मजबूत होती दिखाई पड़ती है तो क्या लालू प्रसाद 35 सीट दे देंगे और कांग्रेस मान जाएगी, आपको लगता है? क्योंकि अब कांग्रेस में पप्पू यादव भी हैं, कन्हैया कुमार भी हैं। एक प्रियंका गांधी को समझा रहे हैं तो दूसरा राहुल गांधी को समझा रहे हैं। अब वैसा नहीं है कि मटन पार्टी में ही सब कुछ तय हो जाएगा और जो वहां से फोन आ जाएगा कांग्रेस मान लेगी, ऐसा दिख नहीं रहा है। और कांग्रेस के सूत्रों की बात मैं बताऊं आपको तो कांग्रेस में अब कई नेता कह रहे हैं कि हम अकेले भी लड़ लेंगे। देखिए, अकेले लड़ने की संभावना ज्यादा दिख रही है। वो बिल्कुल आपने सही कहा कि लालू प्रसाद के भी जो तेवर हैं वो 70 सीटें नहीं देने जा रहे, क्योंकि अपने पुत्र को, तेजस्वी जी को, उनको मुख्यमंत्री बनानी।
और उनको लगता है कि शायद अगर हम पिछली बार 70 सीटें नहीं दिए होते कांग्रेस के, तो आज हम तेजस्वी राज्य के मुखिया होते, मुख्यमंत्री होते। तो ये गलती लालू प्रसाद इस बार करने नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस इनके साथ लड़े, अकेले लड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लालू प्रसाद जी को पता है कि जमीनी हकीकत कुछ और है। और मैं कई बार कह चुका हूं कि मुस्लिम समाज का वोटर की गोलबंदी होती है कि कौन सीट पर बीजेपी को कौन पार्टी हरा सकती है। अगर जनसुराज का कैंडिडेट हराने में सफल हो जाएगा बीजेपी के कैंडिडेट को, तो वहां पर जितने भी मुस्लिम हैं वो सब जनसुराजी बन जाएंगे। और इसका रिफ्लेक्शन आपको दिखा रुपौली में। रुपौली बाई इलेक्शन में यही मुस्लिम समाज ने न एनडीए को वोट दिया न इंडिया को वोट किया, वो हो गए शंकर सिंह के साथ। पूर्णिया में पप्पू यादव के साथ वो खड़े हो गए। तो उनका जो मकसद है वो मकसद है कि किसी भी कीमत पर इनको हराना है। तो अगर हराने के लिए ये तैयार हैं तो लालू प्रसाद जी इस बात को समझ रहे हैं। ठीक है, कर्नाटका में, तेलंगाना में, कई राज्यों में या बिहार के लोकसभा चुनाव में भी मुस्लिम मतों का जो ध्रुवीकरण था वो कांग्रेस की तरफ दिखा। आरजेडी के प्रति उदासीनता दिखी, ये सच्चाई है। कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, लेकिन कांग्रेस कभी तो हिम्मत करेगी। अब ये 35-70 कर रहे हैं, वहां से सोनिया गांधी जी का फरमान आ जाएगा। सोनिया जी के फरमान के बाद फिर सारी चीजें डाइल्यूट हो जाएगी। इसी को लेकर के सारी पार्टियों में एक असमंजस दिखता है कि क्या ये लोग ऐसे ही करेंगे या कोई स्थिति। पप्पू यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि दिल्ली में अब तय होगा कि बिहार का अगला मुखिया कौन होगा। मतलब इंडिया गठबंधन में नेता दिल्ली से चुना जाएगा, जैसे कांग्रेस के समय में चुना जाता था कि आला कमान ने फैसला किया और दिल्ली से ही लोग तय कर दिए गए। तो पप्पू यादव क्या कह रहे हैं, बाकी लोग क्या कह रहे हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लालू प्रसाद जिनकी जमीन है बिहार में, कांग्रेस ने अब दो प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और अभी अखिलेश सिंह हैं, इसका संगठन तक नहीं बन गया जिला लेवल नहीं, तक। ठीक है, वो कुछ भी नहीं बना है, लेकिन कांग्रेस का मन मिजाज अब उस तरह का है नहीं, आपको ये मैं बताना चाहता हूं। और दरअसल लालू प्रसाद को लग रहा है कि कांग्रेस रूपी बैगेज को हम ज्यादा ढोएंगे नहीं। लालू प्रसाद को यह लग रहा है कि हम ज्यादा सीटें देंगे और कहीं कांग्रेस ज्यादा ताकतवर हो गई तो दिक्कत हमारे लिए ही होगा, इसलिए हम 35 से ज्यादा नहीं देंगे। और 35 से ज्यादा नहीं देंगे तो सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस मान जाएगी। ये सवाल बहुत गंभीर है, क्योंकि अब यह है कि कांग्रेस के भले ही नेता अखिलेश प्रसाद सिंह हो, अब देखिए उनके भी जुबान पिछले दिन बदलते हुए नजर आए, जबकि अखिलेश प्रसाद सिंह के लिए लालू प्रसाद ने खुले मन से कहा कि इनको राज्यसभा का एमपी हम ही ने बनाया, हमने सोनिया गांधी को फोन किया था। पर अब कांग्रेस में नेता पप्पू यादव भी हैं, अब कांग्रेस में नेता कन्हैया कुमार भी हैं, दोनों का एक्सेस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक है। ऐसे में यही सवाल उठ रहा है कि आरजेडी लाख कहे 30 से 35, उससे ज्यादा नहीं। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं नहीं, हम कोई और गठबंधन कर लेंगे, लेकिन हम 30 से 35 पर नहीं मानेंगे। प्रोफेसर सुधांशु कुमार। उनका जी, ये अभी एक ना रस्साकसी है और इसको हम लोग रियल पिक्चर मान के ना चले, क्योंकि हम लोग पीछे भी इस पे डिबेट हम लोगों ने किया। ये होता है, चुनाव सामने जब नजदीक आने लगता है तो हर दल अपने अपने हिसाब से गुणागणित दिखाने की कोशिश करते हैं कि ताकि उनको सीटें अधिक मिलें। 2-3 बातों से तो मेरी आपकी बातों से पूरी सहमति है कि पिछले चुनाव 2020 के विधानसभा की स्थिति दोनों दलों में अब नहीं है। कांग्रेस 2020 के विधानसभा में जिस स्थिति में थी उससे आगे आई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये अभी हमारे पहले विनय जी ने भी इस बात को कहा, क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज और वोटर्स का जो समूह है उसमें एक बड़ा चेंज दिखाई पड़ रहा है। और ये अभी आपको लोकसभा में निकाल कर देख रहा था, लोकसभा में वोटिंग पैटर्न क्या रहा पिछले जो अभी लोकसभा बिहार का मतलब नेशन वाइड था, और बिहार में क्या वोटिंग पैटर्न था, मैंने उसको निकाल कर अभी देख रहा था। ये कह रहे हैं, आप एक चीज बताइए, एज ए मेंबर तो दोनों इक्वल पर हैं कि अभी आप कह ही रहे हैं कि भाई पप्पू यादव कांग्रेस के नेता हैं तो 3+1 कर लीजिए, 4 लोकसभा कांग्रेस की भी हो गई
और 4 आरजेडी की भी है। यहाँ पर तो उन्होंने, अगर स्ट्राइक रेट ही देखना है तो कांग्रेस को 9 सीट मिली थी, 9 में उसने 4 जीते। आरजेडी 26 पे लड़ी, उसमें उसने 4 जीते। तो अगर स्ट्राइक रेट इतना महत्वपूर्ण है तो उस हिसाब से तो फिर कांग्रेस भी दावा कर सकती है भाई लोकसभा में हमने इतना आपसे ज्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट दिखाया जी, तो हमें विधानसभा में सीट चाहिए। जो देखिए प्रैक्टिकल चीजें, मुझे लगता है ये सारे बयानबाजी और बहस के बावजूद मैं इस बात से बिल्कुल सहमति नहीं करता जो अभी संजय जी कह रहे थे कि दोनों अलग लड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि दोनों अलग अलग लड़ेंगे। ठीक है, चुनाव तो दोनों साथ लड़ेंगे। चलिए, आपको ये रस्साकसी भी होगी, आपको ये लगता है चुनाव दोनों साथ लड़ेंगे। अभी और हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी भी जुड़ गए हैं। देखिए सवाल क्या है, आपका बहुत स्वागत है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि एक तरफ आरजेडी के मन में भय भी है, दूसरी तरफ आरजेडी ये भी मानती है कि अरे भाई आप 9 में 4 भी जीते हैं तो वो हमारे वोटर्स ही हैं और आपको हम अपने ऊपर चढ़ करके आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये अब आरजेडी को लगने लगा। और दूसरी तरफ आरजेडी ये कहती है कि ठीक है लोकसभा में आप जीत लिए, चलिए मान भी लेते हैं, पर विधानसभा में आपका स्ट्राइक रेट क्या था? आरजेडी को यह लग रहा है कि कांग्रेस को हम अपनी सीटें दे दें और कांग्रेस का कौन सी जाति में वोट है। और आरजेडी को यह भी लग रहा है कि जहां तक मुसलमान समाज को लेकर के कांग्रेस के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा है, तो मुस्लिम ठीक है कांग्रेस को लाइक करता होगा, वो लोकसभा चुनाव के लिए करता होगा, मुस्लिम उसी को वोट देगा जो बीजेपी के विरोध में नंबर 1 दिखेगा। इसलिए यहां कांग्रेस तो नंबर 1 दिखेगी ही नहीं, तो हम कांग्रेस को इतना ज्यादा सीट क्यों दें? डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी नमस्कार पंकज जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे मित्र विनय जी और हमारे अन्य सहयोगियों को भी मेरा नमस्कार। देखिए आपका सवाल बहुत वाजिब है और मैं थोड़ा इसका नेशनल पर्सपेक्टिव रखना चाहूँगा। बाकी लोगों ने रखा बिहार का पर्सपेक्टिव ज़्यादा। पूरे राष्ट्रीय स्तर पे पंकज जी देखेंगे तो कांग्रेस ने जिन लोगों को भी, एक दो एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को भी इंडिया अलायंस के रूप में जोड़ कर करके अपनी लड़ाई लोकसभा चुनाव के समय लड़ी, मैंने उसमें भी कई चर्चाओं में बात रखी थी कि ये ज्यादातर ऐसे एलाई पार्टनर उनके थे जिनके खिलाफ वो क्षेत्रीय दल राजनीति कर करके अपने अपने राज्यों में सत्ता में आए थे। और जो जिस तरह का अलायंस वो कर रहे हैं कांग्रेस के साथ, आने वाले भविष्य में ये जो क्षेत्रीय दल है और कांग्रेस दोनों के लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। और विशेषकर जिन क्षेत्रीय दलों ने उनके साथ अलायंस किया है, मिसाल के तौर पे समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में, आरजेडी ने आपके बिहार में, आपके बाकी कम्युनिस्ट पार्टियों ने कई जगहों पे किया है परोक्ष रूप से, तमिलनाडु में जिस तरह से स्टालिन ने किया है। तो ये सारी पार्टियां जैसे जैसे ओरिजिनल वोटर कौन थे कांग्रेस के? दलित समाज था, मुस्लिम वोटर था, ये उनके अभिन्न अंग थे, वो ब्राह्मण वोटर्स थे। सवर्ण कास्ट के लिए काफी सारे वोट मिलते थे, खास तौर से ब्राह्मण वोट। लेकिन जब से भाजपा ने मंदिर मूवमेंट के बाद ब्राह्मण वोट्स को अपने साथ जोड़ लिया और विभिन्न क्षेत्रीय क्षेत्रफों में मुस्लिम वोट अपने साथ कर लिया, और बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में दलित वोटर्स को लेने वाली क्षेत्रीय दल हो गए, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जैसे बसपा उभरी और पंजाब में बसपा उभरी, तो कांग्रेस को बिल्कुल उनकी एक तरह से जड़ कट गई इन जगहों पे। राजनीतिक तौर पर, लोकतांत्रिक तौर पे वो सीटें जीतने के काबिल नहीं रहे। अब जिस तरह की लड़ाई आप देखिए, फोकस अभी पार्लियामेंट में लड़ाई क्या चल रही है कि कौन नजदीक है अंबेडकर जी के, जबकि ये इतिहास इस बात का गवाह है कि किस तरह से अंबेडकर जी का उनके जीवन काल में अपमान किया गया कांग्रेस के नेताओं द्वारा, खासतौर से नेहरू जी द्वारा। उसको न काट करते हुए कांग्रेस पूरी तरह से कोशिश में है ये साबित करने के लिए कि वो दलितों की बिल्कुल हितकारी है और ये वर्तमान सरकार के लोग, सत्ता के लोग उनके विरोधी हैं। सो दैट जो जिस तरह से हमास का, फिलिस्तीन का और खुलेआम मुस्लिम आरक्षण का भारत के अंदर समर्थन करके और भाजपा की जो तथाकथित अल्पसंख्यक विरोधी नीतियां उनको एक्सपोज करके उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे मुस्लिम मतदाताओं के अपने साथ जोड़ा है। अब उनकी रणनीति यही है
कि किसी तरह से दलित मतदाता भी उनके साथ जुड़ जाए, तो सभी राज्यों में, खासतौर से उत्तर भारत के, दक्षिण में तो अपने को मौजूद मानते हैं एक दो राज्यों को छोड़ करके, लेकिन उत्तर भारत में अगर वो अपने बल पर चुनाव लड़ सकेंगे तो भारत की राष्ट्रीय राजनीति में वो सत्ता की इच्छा फिर कर पाएंगे। और इसीलिए अब ये समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश में और आरजेडी खासतौर से बिहार में आपके बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। जैसे जैसे कदम उठा रहे हैं कांग्रेस के राहुल गांधी जी, खड़गे जी और खासतौर से प्रियंका जी, उन लोगों को ये समझ में आ गया है कि उनके वोट बैंक खिसकने लगे हैं। और आप देखिएगा आने वाले जो विधानसभा की लड़ाइयां हैं, खासतौर से आप बिहार की चर्चा कर रहे हैं और मैं उत्तर प्रदेश की भी आपको बता दूं, उसमें बड़े पैमाने पर संघर्ष होगा सीटों को लेकर के, तालमेल को लेकर के। और एक बड़ी आशंका पहले से जताई जा रही है, अभी बिहार के लिए तो नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस तैयारी में जुट गई है कि वो सारी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, जिससे उसका आधार और नहीं, नेटवर्क खड़ा हो, वो 2029 में अकेले चुनाव लड़ सके। वो बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। पर मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा, आप देखिए ना, लोकसभा में अलायंस होता है, उपचुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करती है ना। 9 सीट में 1 सीट भी कांग्रेस पार्टी को नहीं देती है ना, और कांग्रेस मुख्य दर्शक बनी रहती है। अभी देख लीजिए विधानसभा का घेराव किस तरीके से समाजवादी कांग्रेस पार्टी ने अपने तरीके से करने का प्रयास किया। अजय राय किस तरीके से आए, तो कांग्रेस अपना प्रेजेंस उत्तर प्रदेश में भी दिखाने का प्रयास कर रही है। और संभल के मुद्दे पर और अडानी के मुद्दे पर कैसे सपा और कांग्रेस दोनों एक साथ नजर नहीं आए। सपा ने कांग्रेस को घेरा जब राहुल गांधी संभल जाने का प्रयास कर रहे थे। यह साफ दिखा रहा है कि फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। दरअसल यह दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी कैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अपना पैर पसारना चाह रहे हैं। आप सदन में सुन लीजिए दोनों नेताओं को, आपको ज्यादातर दोनों नेता उत्तर प्रदेश की बात करते हुए नजर आते हैं। तो इससे तो एक बात समाजवादी पार्टी को भी समझ में आ गया होगा कि कांग्रेस भी मान रही है कि अगर हम नॉर्थ इंडिया में अपना पैर नहीं फैला पाए, खोया हुआ जनाधार वापस नहीं ले पाए, तो हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी सचेत हो गई है, वो ममता बनर्जी के पीछे खड़ी हो रही है। और यही वजह है कि अब लालू प्रसाद भी मटन जोरदार बना करके अब कह रहे हैं भूल जाओ उस स्वाद को, अब मटन नहीं खिलाएंगे। और इसलिए कह रहे हैं कि भाई क्यों नहीं ममता बनर्जी नेता होना चाहिए इंडिया ब्लॉक का। यह साफ दिख रहा है। पर कांग्रेस, मैं वही कह रहा हूं, पर कांग्रेस जिस तरीके से पकड़ी है जय भीम जय मीम, जिस तरीके से प्रियंका गांधी वो फिलिस्तीन वाला बैग लेके आती हैं जिस पे फिलिस्तीन का वो लगा होता है, और प्रियंका गांधी जो मैसेज देने का प्रयास करती हैं, वो आरजेडी के लिए चिंता का सबब हो सकता है। और आरजेडी इसीलिए ये सोचने लगी है कि ज्यादा सीट देंगे, अगर ज्यादा ताकत दे दी है, क्योंकि मुलायम सिंह हमेशा कांग्रेस के साथ गठबंधन के विरोधी रहे थे। जब समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव ने किया था, मुलायम सिंह यादव को बिल्कुल रास नहीं आया था। अब लालू यादव खुद ही बोल रहे हैं। तो कहा यह जा रहा है कि लालू यादव इसलिए भी नाराज हैं कि उनको लग रहा है कि पप्पू यादव, कन्हैया कुमार को कांग्रेस ज्यादा तवज्जो दे रही है, नेता बना रही है। झारखंड में भी पप्पू दिखे, ओथ सेरेमनी में भी दिखे। पप्पू यादव आज भी बहुत शोर शराबा कर रहे हैं, राहुल गांधी के डिफेंस में जोरदार भाषण दे रहे हैं, टीवी चैनल्स पर बैठ रहे हैं। ये भी एक जो है चिंता का सबब बन गया है आरजेडी के लिए कि कोई दूसरा यादव बड़ा नेता होगा तो मेरे सुपुत्र का क्या होगा। इसलिए कांग्रेस, इसलिए आरजेडी को लग रहा है कि अगर 30-35 पे माने तो ठीक है, कट टू साइज रखो। उसके बावजूद अगर कन्हैया और पप्पू यादव को ज्यादा तवज्जो दिया तो बिहार में उनको हम अपना प्लेटफॉर्म देने वाले नहीं है। विनय जी। नहीं, जहां तक पप्पू यादव का सवाल है तो पप्पू यादव तो कांग्रेस के नजदीक अपने को निश्चित रूप से पा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के करीब जाने का। लेकिन पिछली बार भी अगर आपने देखा होगा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से नजदीकियों के बावजूद भी पप्पू यादव कांग्रेस से टिकट नहीं ले पाए बिहार में।
क्योंकि बिहार में जो लीडरशिप है इंडिया गठबंधन का, उसका लीडरशिप लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव के पास है, और उन्हीं के अम्ब्रेला के अंदर तमाम दलों को रहना है। क्योंकि बिहार में सबसे बड़ा जो दल है वो इंडिया गठबंधन में आरजेडी है, जिसका अपना वोट बैंक है, और इसी वोट बैंक के तहत रहना है। ऐसे में आज भी पप्पू यादव के लिए वहां संकट है, क्योंकि एक तो पप्पू यादव निर्दलीय सांसद है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके तहत वो पार्लियामेंट में पीछे अगले 5 साल तक, जब तक ये पार्लियामेंट का टेन्यूर है, वो कांग्रेस के सदस्य हो नहीं सकते हैं। और कांग्रेस के जब सदस्य नहीं हो सकते हैं तो कांग्रेस में कोई पद नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस में पद लेगी तो उनकी पार्लियामेंट की सदस्यता चली जाएगी। तो इसलिए पप्पू यादव तो बाहर से ही कांग्रेस को समर्थन करते रहेंगे। जहां तक तेजस्वी यादव का है, तेजस्वी यादव अच्छी तरह से जानते हैं, लालू प्रसाद भी जानते हैं, और कि भी लालू प्रसाद यादव ने तो अपनी जगह पर तेजस्वी यादव को लीडर के रूप में स्थापित कर दिया। और आज की तारीख में इंडिया गठबंधन का जो नया चेहरा है वो तेजस्वी यादव के रूप में। कांग्रेस को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा गठबंधन की राजनीति में। तो मुझे लगता है जो नए विधायक किसके हैं कांग्रेस के, ज्यादातर तो विधायक चाहते हैं कि गठबंधन में ये चुनाव हो, क्योंकि जो लोग विधायक हैं वो अपने को आरामदायक स्थिति में तभी महसूस करेंगे जब इंडिया ब्लॉक से वो चुनाव लड़ेंगे। तो एक कांग्रेस में एक मजबूत धारा तो इसकी रहेगी कि कांग्रेस गठबंधन में वहां चुनाव लड़े। अब सीटों को लेकर जब झमेला फंसेगा तो निश्चित रूप से इस बार हम लोगों को जितनी समझ है राजनीति की, उसमें वो 70 सीटें तो इस बार कांग्रेस को मिलने वाली नहीं। मुझे लगता है कि 50-55 के आसपास सीटें मिलेंगी कांग्रेस पार्टी को। हालांकि तेजस्वी यादव बार्गेनिंग जब शुरू करेंगे तो 30-35 से बार्गेनिंग करेंगे जो आपके पास सूचना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का भी अपना जनाधार बढ़ा है। हालांकि लालू प्रसाद यादव पहले मानते थे कि अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है तो ऊंची जाति का वोट अगर काटने में सफल होगी तो इससे हमको लाभ मिलेगा, और ये प्रयोग उन्होंने 2009 में लोकसभा चुनाव में करने का काम किया। लेकिन उसमें आरजेडी को बड़ा नुकसान हुआ। 2009 के लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे थे। इन लोगों को लगा कि अगर, और उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव दोनों केंद्र में मंत्री थे, लेकिन केवल लालू प्रसाद यादव 4 सीटों पर सिमट गए। कांग्रेस अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ गई लोकसभा में। उस समय अनिल शर्मा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। 1-2 सीटों पर विवाद हुआ जिसके कारण कांग्रेस ने फैसला लिया, और छपरा की सीट पर भी कांग्रेस नॉमिनेशन कराना चाह रही थी, लेकिन समय बीत गया, नॉमिनेशन नहीं हो पाया, वरना लालू यादव की भी सीट वो फंस जाता। रामविलास पासवान तो चुनाव ही हार गए। तो वो प्रयोग जो लालू प्रसाद यादव करना चाह रहे थे वो सफल हुआ नहीं, क्योंकि कांग्रेस के तरफ मुसलमानों का पूरे राष्ट्रीय स्तर पर झुकाव बढ़ा है। और जिस तरह से कांग्रेस लीडरशिप इस समय है देश में, राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस को पार्लियामेंट में मजबूती मिली है। और पिछले कई वर्षों से आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से अकेले लड़ रहे हैं राहुल गांधी, बिना कोई भय के, बिना कोई डर के। तो इसका भी एक मैसेज है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की ताकत बढ़ी है बिहार में, और यूपी में भी ताकत बढ़ी है, क्योंकि ये बात राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों अच्छी तरह से, दोनों को पता है कि केंद्र में प्रधानमंत्री की कुर्सी तभी मिलेगी जब बिहार और उत्तर प्रदेश में हम बेहतर करेंगे। तो इन राज्यों पर दोनों नेताओं का फोकस रहेगा। और नुकसान अगर कहिएगा, अगर ये गठबंधन नहीं होता है कांग्रेस के साथ, तो नुकसान किसको होगा? नुकसान तेजस्वी यादव को होगा, क्योंकि इंडिया ब्लॉक से नहीं, आप ये बात कह रहे हैं, आप ये बात कह रहे हैं विनय जी, नुकसान होगा
पर इस नुकसान का कहां फिक्र किया अरविंद केजरीवाल ने? अरविंद केजरीवाल ने तो दिल्ली में तय कर लिया ना कि हम कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेंगे। दरअसल आरजेडी में मैं आता हूं आपके पास। दरअसल आरजेडी में एक ये भी सोच है कि भाई कांग्रेस का कॉन्फिडेंस किस आधार पर बढ़ा यह है कि मुस्लिम समाज कांग्रेस की तरफ देख रहा है। चूंकि बीजेपी का पैन इंडिया विरोध कांग्रेस ही कर सकती थी, इसलिए मुस्लिम ने कांग्रेस का चुनाव किया। पर यह बिहार में मुस्लिम हमें वोट करेगी क्योंकि बीजेपी के विरोध में हम सबसे आगे दिखेंगे, इसलिए मुस्लिम हमें ही वोट करेगी। हमें कांग्रेस के दबाव में नहीं आना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात, दूसरी बड़ी बात, ये बात अरविंद केजरीवाल को भी दिल्ली में समझ में आई ना कि भाई कांग्रेस बैगेज है। हम लोकसभा में तो प्रयोग करके देख लिए, हम सातों की सातों सीट हार गए। तो अब अगर इस तरह की बात होती है, इस तरह की बात, विनय जी आ रहा हूं आपके पास, अगर इस तरह की सोच लालू प्रसाद को भी लगता है कि अरे जरूरत से ज्यादा सीट क्यों दें, और जरूरत से ज्यादा सीट देंगे तो एक कांग्रेस को चढ़ाना हो जाएगा, बढ़ाना होगा, और कांग्रेस का और कोई जाति में तो वोट है नहीं, हम छोटी छोटी पार्टियों से समझौता करें। आप देखिए कल जो मुकेश सहनी की पार्टी है, उनके प्रवक्ता कह रहे थे कि अरे भाई कांग्रेस को सोच समझ करके बोलना चाहिए, कांग्रेस जो है पिछड़ा और अति पिछड़े के बेटे पर इस तरह का आरोप नहीं लगाए कि हेलीकॉप्टर पर बैठ करके समझौता थोड़ी होता है। तो सवाल यह उठता है कि अब आरजेडी को भी लग रहा है कि जैसे बीजेपी छोटी छोटी पार्टियों के साथ समझौता करके चुनाव जीत जाती है, आरजेडी भी क्यों ना ऐसा करे। इतना बड़ा बैगेज लेकर के चलने का जरूरत क्या है विधानसभा के चुनाव में कि हम 70 सीट दे दें, 65 सीट दे दें, 55 सीट दे दें, और पता चला कि ये हार करके पहुंच गए 12 पे 15 पे, तो क्या फायदा है इसका? डॉक्टर संजय कुमार। बिल्कुल, आरजेडी इसी पर काम कर रही है। ठीक है, पप्पू यादव कितना भी चढ़ा लें, पप्पू यादव कितना भी ये कह लें, उससे कोई आरजेडी के सेहत पर फर्क नहीं पड़ता है। और आरजेडी शुरू में कही थी कि लोकसभा में बड़े भाई के तौर पर कांग्रेस है, मैं मानता हूं, लेकिन जब क्षेत्रीय चुनाव होगा, राज्य का चुनाव होगा, तो फिर क्षेत्रीय दलों का तो एक प्रभाव होगा। और सामाजिक समीकरण या जो और समीकरण, वो तो आरजेडी के साथ है ना। ठीक है, एक मुस्लिम समाज का वोट का ध्रुवीकरण हुआ है पैन इंडिया को लेकर के कि बीजेपी के खिलाफ राहुल की पदयात्रा, बीजेपी से सीधे सीधे लड़ने की बात, तो वो तो है, वो शिफ्ट किया है वो। और यही कारण रहा कि किशनगंज और कटिहार, किशनगंज तो ये पहले पिछली बार भी ये जीते थे, तो किशनगंज और कटिहार की सीटें इसलिए ये नहीं जीत गए कि कोई समीकरण इनके साथ खड़ा हो गया। वो तो चूंकि वहां पर तो प्रो और एंटी ये दो चुनाव का कॉम्बिनेशन बनता है, और ये सीटें जीत गए थे। सासाराम की सीटें कैसे जीते सबको पता है, वो सुरक्षित सीट है। तो रह गई बात कि कांग्रेस को बहुत भाव आरजेडी नहीं देने जा रही, ठीक है, मांगने के लिए, इसीलिए इसकी संभावना दिखती है कि कहीं कांग्रेस कोई अलग राह ना अपना ले। कांग्रेस को भी लग रहा है कि कब तक हम पिछलग्गू बन करके चलेंगे, गिड़गिड़ाते रहेंगे। इस बार भी जो 9 सीटें इनको मिली है पार्लियामेंट में, वो कैसे मिली है वो तो कांग्रेस के लोगों को ज्यादा पता होगा। लालू प्रसाद जी 25 से शुरू करेंगे, 30-35 तक जा करके रुक जाएंगे। और जब उनके अंदाज बदल गए, वो उन्होंने कहना शुरू किया कि भाई ममता बनर्जी जी इंडिया गठबंधन की नेता होगी, पूछने पर कहते हैं कि तो कांग्रेस क्या कर लेगी, कांग्रेस के एतराज करने से क्या होता है। तो जो लालू प्रसाद कांग्रेस छतरी की बात करते थे, सारी पार्टियों के गठबंधन की बात करते थे, उनके तेवर इसलिए बदले हुए हैं कि किसी भी कीमत पर वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और चूंकि उनके साथ वाम दल का गठबंधन है, अगर वामपंथियों का गठबंधन नहीं होता तो लालू प्रसाद इस तरह की बात नहीं करते। वो कांग्रेस के साथ एक समझौते के मूड में रहते, चलो 70 नहीं 60 सीट दे देते हैं, 65 सीट दे देते हैं, 55 सीट दे देते हैं। चूंकि लेफ्ट का साथ इनको मिल रहा है, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, सारी पार्टियां उनके साथ खड़ी हैं। मुकेश सहनी जैसे जो पार्टियां जो जातीय विषाद पर खड़ी होती है,
कि निषाद समाज के भला के लिए करेंगे, उसके लिए भला के लिए करेंगे, उनके साथ एक ये। और इधर जो एक खिचड़ी पक रही है, अब शाहनवाज जो प्रभारी है वो तो पहले ही आकर के 2 डिप्टी सीएम बना गए बिहार में, एक अगड़ा से होगा, एक मुस्लिम से होगा। सरकार बनी नहीं है, सीटों का बंटवारा हुआ नहीं है, और 2 डिप्टी सीएम इनके पहले नहीं, ही। नहीं, वो बात ठीक है, यही तो मैं कह रहा हूं। मुझे लग रहा है प्रोफेसर सुधांशु कुमार इस पर अब अपनी टिप्पणी करेंगे। दरअसल आरजेडी को लग रहा है ना कि हम क्यों ना सीटों का बंटवारा मुकेश सहनी के साथ करें, सीपीआईएमएल के साथ करें, सीपीएम के साथ करें, और कुछ छोटे दलों को जोड़ लें जो हमारे साथ आ सकती हैं। हम कांग्रेस को इतना ज्यादा तवज्जो क्यों दें? इसके पीछे कोई लॉजिक तो नजर आता नहीं। हमें तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना, ठीक है, लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना था, नेशनल पॉलिटिक्स में कांग्रेस का साथ चाहिए, लेकिन उसके बाद की जो परिस्थितियां बनी हैं, अरविंद केजरीवाल चेत गए, आप देख लीजिए अखिलेश यादव चेत गए, आप देख लीजिए लालू प्रसाद यादव का भाषा बदल गया, जो सबसे पुराने एलआई। तो यही सोच तो कांग्रेस आरजेडी को मजबूर कर रही है कि कांग्रेस को मैक्सिमम 35, उससे ज्यादा हम नहीं देने जा रहे हैं। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। नहीं, कांग्रेस ने ऐसा कोई बयान तो दिया नहीं है ना कि भाई तेजस्वी जी चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे। कांग्रेस भी चीफ मिनिस्टर के पोजीशंस के लिए तो एग्री है कि भाई तेजस्वी चीफ मिनिस्टर होंगे अगर सरकार बनती है कांग्रेस और आरजेडी अलायंस की। जहां तक बात आ गई सीपीएम, सीपीआई और एमएल, पिछले दफा वो साथ में ही थे। ऐसा तो नहीं है कि कोई नई बात है। 30 सीट उनको दिया गया था, 30 में इन लोगों ने मिलकर 12 सीटें जीती थी। वहां पर भी स्ट्राइक रेट, उसके स्ट्राइक रेट पे तो कोई बात नहीं हो रही। और जो छोटी पार्टियों की बात है, तो देखिए अभी आरजेडी ऑलरेडी एक छोटी पार्टी को अपने साथ ला चुकी है लोकसभा चुनाव में, जिसकी आप चर्चा ही कर रहे थे मुकेश सहनी जी। इसके अलावा कौन सी छोटी पार्टी बचती है? कोई बिहार में उस तरह की और कोई छोटी पार्टी तो है नहीं। और ये तय बात है कि जो नई पार्टी आई है अभी वहां पर बिहार में, जिसका उदय हो रहा है जन स्वराज का, उसके साथ तो आरजेडी किसी भी सूरत में समझौता नहीं कर सकती। कांग्रेस का भले ही 1-2 बयान देखा, और मुझे वो बयान बस एक पॉलिटिकल स्टंट ही लग रहा है। उस बयान में कोई बहुत मतलब कोई बहुत सीरियस दिया गया बयान है, जो कांग्रेस ने कहा कि हम जन स्वराज से ये सूचनाएं आ रही है कि जन स्वराज से संपर्क में है कांग्रेस। तो वो सब, ये सारी चीजें प्रेशर पॉलिटिक्स की बात, और हर कोई अपने तरफ से प्रेशर बना रहा है कि भाई कोई ना कोई एक सिचुएशन क्रिएट हो। और जो आप कह रहे हैं कि बाहर, जैसे मान लिया अरविंद केजरीवाल की जो बात आ रही है दिल्ली में, ये कोई ऐसी बात नहीं है। लोकसभा चुनाव के साथ साथ ये बयान आया था कि हम विधानसभा में हमारा कोई समझौता नहीं होगा। आप याद करिए, जब लोकसभा में ये समझौते हो रहे थे, और लोकसभा में भी देखिए दोनों, ऐसा नहीं था कि आम आदमी पार्टी का पंजाब में कहाँ समझौता हुआ था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का। तो अल्टीमेट बात ये आती है ना निकल के कि जीतने के लिए सब लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सीटें कैसे जीतें। जहां तक बात आ रही है कि भाई 2020 के कांग्रेस और 2025 के कांग्रेस में एक बहुत बड़ा फर्क आ चुका है, इस बात को समझना पड़ेगा हम सबको जब हम इस चीज को एनालाइज करने बैठे। 2020 की कांग्रेस जो थी, वो एक तरह से कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी लग रहा था और आम जनमानस, हमको आपको भी लग रहा था कि कहीं ये पार्टी एक मरणासन अवस्था में पहुंचती चली जा रही है और ये फिनिश ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। पर आज वो कांग्रेस नहीं है। ये लालू जी भी इस बात को समझ रहे हैं, और जिसकी तरफ आप बार बार इशारा कर रहे हैं, मुझे तो उस बात में ज्यादा मुझे लग रहा है लालू जी की चिंता विधानसभा चुनाव से ज्यादा इस बात की हो रही है कि कहीं कांग्रेस इतनी मजबूत ना हो जाए बिहार में कि कल वो हमारे लिए खतरा बन जाए। और खतरा इसलिए बन जाएगी, और इन सारे दलों की, कांग्रेस की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? कांग्रेस और उसके अलाई, जो पूरा इंडिया अलायंस है, उसमें एक तरफ कांग्रेस खड़ी है और उसके सामने बाकी के दल खड़े हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। जैसे मान लीजिए दिल्ली है, तो दिल्ली में एक तरफ कांग्रेस खड़ी है और दूसरी तरफ है आम आदमी पार्टी खड़ी है, और दोनों एक ही अलायंस में है। यूपी है, एक तरफ कांग्रेस खड़ी है, एक तरफ अखिलेश यादव खड़े हैं और दोनों इंडिया अलायंस में है। सेम हालत पश्चिम बंगाल में है, सेम हालत बिहार में भी है। तो क्या है, वोटर्स सबके कॉमन है एक जगह के। बीजेपी और इंडिया जो एनडीए अलायंस का अपना एक वोट अलग हो चुका है, लेकिन इनके वोटर्स कॉमन है। इसलिए ये झगड़े तो आपको 100% हर स्टेट में दिखाई पड़ने वाले। और अभी आपने हरियाणा में देख लिया, कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को झटका दे दिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को झटका दे दिया। तो अब समाजवादी पार्टी ने जो है विधानसभा में ही दिखा दिया, उपचुनाव में कांग्रेस को झटका देके दिखा दिया। तो ये सारी चीजें चलेंगी, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं। और हम आप लगातार इस बात को देखते रहेंगे कि इनके बीच आपस में
एक तरह का वो कहते हैं ना, एक वो मतलब सौतन वाला कुछ इस तरह का रिलेशन रहेगा, और ये सारी चीजें चलती नहीं वो रहेगी। रहेगा रहेगा, लेकिन चिंता भाई मुझे लगता है डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी बात कर रहे थे, पैन इंडिया पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कंप्लीट कर लीजिए। जी हाँ। जी, मैं ये कह रहा, देखिए ये जो बात आ रही है ना कि कांग्रेस को आरजेडी की क्या जरूरत है, मैं आपको कह रहा हूं कांग्रेस की जरूरत है आरजेडी को। अगर आरजेडी ये सपने ले रही है कि उसको 2025 में सरकार बनाना है और तेजस्वी जी को चीफ मिनिस्टर बनाना है, अगर आरजेडी ने कोई ऐसी गलती करी, और इसका उदाहरण है 2009 की अभी चर्चा आई लोकसभा की, और उसके पहले का विधानसभा की, दोनों को आप याद करके देखिए, जब ये लोग अलग होकर चुनाव लड़ रहे थे, जो रामविलास पासवान और लालू जी एक साथ मिलकर लड़ रहे, और कांग्रेस उसमें खटपट हुई थी और कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ा था, तो दोनों की हालत खराब हुई थी। कांग्रेस की स्थिति भी खराब हो गई, और आरजेडी और लोजपा मिलकर लड़ रही थी, रामविलास पासवान जी की पार्टी, तो दोनों की हालत खराब हुई। अगर आरजेडी और कांग्रेस ने दोबारा ये गलती करी, तो आप ये मानकर चलो कि इनकी सरकार तो बिल्कुल नहीं बनने वाली, फिर बीजेपी जेडीयू अलायंस की सरकार बनी। नहीं, पर एक चीज आरजेडी के तर्क में ये दम है ना। मेरी कुछ नेताओं से बात हो रही थी, वो कह रहे थे ये बताइए कांग्रेस के साथ मिल करके लड़ने का फायदा आप लोग को क्या दिखाई पड़ता है? आप यही कहते हैं ना कि मुसलमान कांग्रेस की तरफ देखने लगे, तो दरअसल मुसलमान हर उस पार्टी के तरफ देख रहे हैं जो जो भी आएंगे इस बार, जो हाँ नहीं इस बार आप दलित पे एक वही अब देखेंगे बिहार में दलित कितने आते हैं। लेकिन मैं डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, दलित तो तब से कांग्रेस का साथ छोड़ दिए जब जगजीवन राम जैसे ही उनका अवसान हुआ, उसके बाद दलित भागना शुरू कर दिए। और दलित बिहार में तो लंबे समय से दिखाई नहीं पड़ रहे हैं कि कांग्रेस के तरफ देख रहे हैं, और दलित के दो बड़े नेता तो एनडीए के साथ हैं। अब सवाल उठता है कि बाकी जो रविदास एक बचता है, उसमें भी बीजेपी कहती है कि हमारे पास जनक राम जैसे नेता हैं, कई लोगों का नाम लेती, लेकिन देखते हैं क्या होता है। मैं आपसे यह कह रहा था डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, आरजेडी के नेताओं का तर्क यह होता है कि कांग्रेस को हमें ट्रांसफर करने के लिए क्या है। अगर आप मुस्लिम की बात करते हैं तो मुस्लिम समाज उसको वोट देगा जो बीजेपी के सामने दिखेगा, हम दिखेंगे तो हमको वोट देगा, कोई और दिखेगा उसको वोट देगा। तो कांग्रेस को ट्रांसफर करने के लिए कांग्रेस के पास क्या है, किस किस जाति का वोट है? मैं चाहूंगा यही सवाल मैं विनय कुमार जी से भी पूछूंगा कि यह सवाल आरजेडी के लोग कहते हैं कि भाई वो ट्रांसफर क्या करेगी, क्या फायदा होगा उनसे। ब्राह्मण उनके वोटर्स थे, अब वो है नहीं, राजपूत वोटर्स थे, हैं नहीं, भूमिहार वोटर्स थे, हैं नहीं, तो अब वो ट्रांसफर क्या करेंगे हम? ये पंकज जी देखिए, सबसे बड़ी बात है, बहुत अच्छा सवाल आपका ये, कि क्या ट्रांसफर करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा काउंटर सवाल ये है, इसका काउंटर पॉइंट ये है कि क्या नहीं बंटने देंगे, ट्रांसफर कुछ नहीं करेंगे। मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस के पास अपने कोर कांग्रेस वोट, जो पुराने अभी भी इतने सालों की राजनीति के बाद जब वो हाशिए पे है बिहार में खास तौर से, उसके बाद भी कुछ परिवार ऐसे हैं जो आजादी के बाद से आप उनके यहाँ जाएंगे तो कहेंगे हम तो कांग्रेसी भाई, कैसे भी राहुल हो प्रियंका हो हम उन्हीं को वोट देते हैं। उनको चंद वोटर्स को छोड़ दीजिए, तो कांग्रेस को साथ लेने का इंडिया गठबंधन का पूरे 2024 के लोकसभा चुनाव का मुख्य फायदा यही था कि उनका जो कॉमन वोट बैंक है, क्योंकि ये जितने भी अलायंस पार्टनर है इनके वोट बैंक कॉमन, मुसलमान ही आरजेडी को भी देता है, वही कांग्रेस को भी देता है, वही उनके जुड़े हुए और दलों को भी देता है। तो अगर वो एक साथ खड़े होते हैं तो वो असदुद्दीन ओवैसी के कैंडिडेट के पास नहीं जाता है, अनलेस वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में भी असदुद्दीन ओवैसी के पिछली बार 2 सीटें थी और इस बार 1 पे आ गए। और ये चीजें कई जगह हो रही हैं जब से इंडिया बनी, और स्वर भी ढीले पड़ गए हैं असदुद्दीन ओवैसी के। और बीजेपी भी बहुत गणित कर करके कई जगहों पर अपनी तरफ से स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स उतार दे रही मुसलमानों के, कई जगहों पे वो बसपा के कैंडिडेट्स मुस्लिम उतरवा देती है यूपी में। तो ये जहां जहां उनको मौका मिलता है तो वो भी ये काम करते हैं। आपने देखा उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में किस तरह से मुस्लिम बहुल, जहां पे सपा अपना गढ़ मानती थी, कांग्रेस को साथ न लेने से उन सीटों पर भी योगी आदित्यनाथ ने ऐसी राजनीति की
कि उन सीटों में से भी कुछ सीटें जीत ली बीजेपी और बीजेपी के सहयोगियों ने। तो यही, जैसा कह रहे थे आपके प्रोफेसर साहब, यही बिहार में भी होगा। और आपका जो मूल सवाल था कि कांग्रेस अपना वोट बैंक ट्रांसफर करने की पोजीशन में मेरे ख्याल से नहीं है किसी खास, बिहार में खास तौर से, लेकिन उसको साथ लेने से कहीं पे भी जो उनके तमाम, खास तौर से जिसकी बात करते थे लालू जी एक जमाने में कि मुस्लिम और यादव एमवाई समीकरण, इसका वोट कहीं भी छिटके न, ये उनके बड़े हित में है। अगर ये वोट बैंक रस्साकशी के चलते, आपसी प्रतिद्वंदिता के चलते अगर छटका, तो आप ये मान के चलिए कि वैसे ही इस समय एक बार फिर से बीजेपी और उनके अलायंस की हवा है देश में, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम के बाद। अगर ऐसी कोई भी स्थिति बनी तो उसका एक जो मोरल इम्पैक्ट पड़ेगा, जो विजिबल इम्पैक्ट पड़ेगा, और जिस तरह से वोट बैंक उनके जो कोर वोटर हैं, खासतौर से मुस्लिम वोटर बटेंगे, और दलित वोटर जो उनके यहाँ कंसोलिडेट होने की स्थिति में वो चाहते हैं कि हो, और होते हुए दिख रहे हैं, और इसीलिए इतना एग्रेसिवली अंबेडकर के नाम पे कांग्रेस ने इस बार पार्लियामेंट में इस तरह की बात की। आज देखिए मारपीट तक की स्थिति बन गई है। तो ये सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी अगर ये एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, या एकजुट होकर चुनाव लड़ते हुए नहीं दिखाई देंगे। नहीं, चलिए, आप ये कह रहे हैं एकजुट होकर चुनाव लड़ते हुए दिखाई नहीं देंगे। मैं चाहूंगा विनय जी, आप मेरे इस सवाल का आप भी जवाब दें। क्या कांग्रेस के पास आरजेडी को ट्रांसफर करने के लिए कुछ है क्या? और जिस वोट की बात होती है वो वोट तो ऐसे भी आरजेडी को पड़ेगा अगर वो बीजेपी के सामने लड़ती हुई दिखती है। तो ऐसे में आरजेडी के भीतर जो इस बात की चर्चा है कि हम 35 से ज्यादा क्यों दें, 30 से ज्यादा क्यों दें, क्या फायदा है, हम मुकेश सहनी को देंगे क्योंकि उनके साथ एक बड़ा ईबीसी तबका है जो हमको वोट कर सकता है। दूसरी एक और सोच है कि अगर कांग्रेस अलग लड़ती है, ज्यादा अपर कास्ट नेताओं को उतारेगी, तो भाई वो कुछ वोट काटेंगे तो उससे ज्यादा हमको फायदा होगा, नुकसान क्या होगा? नहीं, देखिए पंकज जी, मामला ये है कि कांग्रेस का अभी भी कुछ आधार वोट है। अभी भी गांव में कुछ कांग्रेस के समर्थक हैं, ठीक है, उनकी तादाद बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हर जगह कांग्रेस के झंडा ढोने वाले आज भी गांव में मौजूद है। आज में भी कांग्रेस के प्रति उनमें है। तो मुझे लगता है जो कांग्रेस पार्टी है, पार्टी भी चाहती है कि बिहार में हम खड़ा हों, और खड़ा होने के लिए अगर वो सभी सीटों पर कांग्रेस लड़ती है तो इससे भी कांग्रेस को लाभ होगा। कांग्रेस को कुछ होना नहीं है बिहार में, पाने के लिए केवल तेजस्वी यादव को है, क्योंकि मुख्यमंत्री उनको बनना है। अगर उनको मुख्यमंत्री बनना है तो उनको कांग्रेस को तवज्जो देना पड़ेगा। अगर वो कांग्रेस को तवज्जो नहीं देंगे, कांग्रेस का तो कोई मुख्यमंत्री बनेगा नहीं। तो जब कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो कांग्रेस तो अपना जनाधार बढ़ा सकती है, और बिहार में 243 सीटों पर भी कांग्रेस लड़ सकती है। देखिए, पिछले चुनाव में जब चिराग पासवान ने 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े तो उनका बिहार में जनाधार बढ़ा। और आज भी अगर चिराग पासवान से आप बात करेंगे तो वो मानते हैं कि मेरा वो जजमेंट सही था। उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के समय में जो रांची में आयोजित हुआ था उसमें उन्होंने अपने देश भर के डेलीगेट के सामने कहा कि वो मेरा निर्णय सही था, उससे हमारा जनाधार बढ़ा, बिहार में हमारी लोकप्रियता बढ़ी, पार्टी का साख बढ़ा। तो अगर पार्टी गठबंधन की राजनीति में व्यवस्था बस आती है, क्योंकि अगर आप गठबंधन की राजनीति में हैं, कांग्रेस अगर 70 सीट मान लीजिए लड़ती है तो बाकी 243 में केवल 70 सीट पर कांग्रेस है, बाकी तो उसका कार्यकर्ता निराश रहता है कि भाई हमको तो दूसरे पार्टी के लिए प्रचार करना पड़ता है। लेकिन अगर 243 सीटों पर कांग्रेस लड़ती है तो कांग्रेस का भी जनाधार वापस आ सकता है बिहार में। अब देखिए, खड़गे जी दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, अभी आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी दलित को बनाया गया है, कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। पिछड़ों की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं पिछड़ों की बात, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। अब देखिए, बिहार से लगा इलाका झारखंड है, वहां उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष भी पिछड़ा बनाया और विधायक दल का नेता भी प्रदीप यादव को बनाया। आप यादव बीजेपी में थे और बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में आए,
और उनको उन्होंने विधायक दल का नेता बना दिया, जबकि प्रदीप यादव संघ से प्रशिक्षित है, तीनों वर्ग प्रशिक्षित रहे, इतने आरएसएस के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, लेकिन और उन पर भरोसा किया कांग्रेस पार्टी ने। तो एक मैसेज देने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं कि भाई हम सही मानों में भी पिछड़ों को आगे ला रहे हैं, पिछड़े की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, दलित की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। चलिए, खड़गे जी दलित नेता है, नहीं, राष्ट्रीय लेकिन अध्यक्ष दलित कांग्रेस नेता, के। दलित मुझे नेता लगता है कि जी दलित नेता हैं, लेकिन उनका प्रोजेक्शन उस तरह का हो नहीं पाया है ना। आज भी दिखता है कि नेता जो हैं सो राहुल गांधी ही हैं। आज भी दिखता है कि वो नेतृत्व अगर उनके बाद प्रियंका गांधी ही संभालेंगी। कहाँ लोकसभा चुनाव में ऐसा तो कोई प्रोजेक्शन हुआ नहीं कि मल्लिकार्जुन खड़गे नेता होंगे। शायद अगर ये आवाज भी उठी थी कि दलित नेता को प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो कांग्रेस की स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। फिलहाल ये डिबेट का मुद्दा हो सकता है, लेकिन मेरा एक बड़ा साफ पूछना है डॉक्टर संजय कुमार कि जगजीवन राम थे, जगजीवन राम के समय में दलित दिखाई पड़ता था कि कांग्रेस के तरफ है। उसके बाद आप देख लें कई सारे नेता आए, राम सुंदर दास आए, रामविलास पासवान आए, दलित का झुकाव कांग्रेस की तरफ से पूरे तरीके से हट गया। अगर आप अपर कास्ट की भी बात करें तो अपर कास्ट में अब कोई बड़ा नेता नहीं है जो कि क्राउड पुलर हो और कहा जाए कि कांग्रेस के पास है। ऐसे में अब दलित है नहीं, अपर कास्ट है नहीं, ब्राह्मण का कोई नेता है नहीं जो कहे कि मैं ब्राह्मणों का वोट ला करके दे दूंगा। अब सवाल उठता है मुसलमान, तो मुसलमान को लेकर के आरजेडी ऐसे ही कॉन्फिडेंट है कि हमारे सिवा जाएगी कहाँ, या जाना होगा तो फिर ठीक है, जन स्वराज ने जैसे कैंडिडेट खड़ा किया मुस्लिम उम्मीदवार तो उधर चली जाए। तो इसलिए आरजेडी के भीतर यह बात तो हो रही है कि कांग्रेस को ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, इसलिए हम बहुत ज्यादा तवज्जो दें तो ये शायद फिर से वही गलती दोहराना होगा जो हम 2020 में कर चुके हैं, और वो हम करने वाले अब नहीं। देखिए, अभी स्ट्राइक रेट की बात हो रही थी। स्ट्राइक रेट तो सबसे अच्छा बिहार में रहा सीपीआई-एमएल का। उसको विधानसभा में 19 सीटें मिली और 12 पर सीपीआई-एमएल जीत गई। लोकसभा में 3 सीटें मिली, 2 सीट पर वो लोकसभा में जीत गई। और उनके जो एक महबूब अली है, वो विधायक है उनके, वो तो कह रहे कि 60 सीटों से कम पर नहीं लड़ेंगे हम। अब 60 सीट तो सीपीआई-एमएल ही दावा कर रही है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि अब गांव में भी कोई कांग्रेसी मुझे तो नहीं मिलते हैं कि जो कहते हैं कि नहीं मैं कांग्रेस के विचारधारा और नीतियों के साथ मैं खड़ा हूं, वो पार्टी जीते या हारे वो नहीं मिलते हैं। हाँ, मुस्लिम समाज में इनकी स्वीकारिता बढ़ी है, इस सच्चाई को हम लोग स्वीकार करते हैं। और मैं एक चीज और बता देता हूँ, 1989 में जब भागलपुर का दंगा हुआ, इसके बाद जो कांग्रेस, चूंकि विनय जी ज्यादा बेहतर बताएंगे, आरजेडी उसी भागलपुर दंगा के बाद तो माई समीकरण लेकर के आई, मुस्लिम यादव का समीकरण बना। और उसके बाद बिहार में 8 बार ये साथ में लड़े और 4 बार कांग्रेस आरजेडी से अलग लड़ी। अंतिम बार 2010 में कांग्रेस अकेले लड़ी थी बिहार में, और कितनी सीटें आई थी सबको पता है कि 2010 में मात्र इनको 4 सीटें आई थी। भाई, अकेले लड़ने के लिए ये स्वतंत्र है। इसी बात को लेकर के आरजेडी प्रेशर इन पर बनाती है कि आप सांगठनिक धार तेज करते नहीं हैं। और अगड़ी जाति का जो आप बार बार इशारा कर रहे हैं, अगड़ी जाति इस वजह से इनको वोट नहीं करेगी कि उनको पता है कि अंततः ये लालू प्रसाद जी को ही समर्थन करेंगे। अगर गठबंधन में सरकार भी बनी तो ये समर्थन किसको करेंगे? अगड़ी जाति जो इनसे छिटकी, वास्तव में कांग्रेस के साथ अगड़ी जातियां थी। क्यों छिटकी? वो बीजेपी के साथ नहीं थी, इसलिए छिटकी कि चूंकि ये लालू प्रसाद जी के साथ चले गए समर्थन में, और उसके बाद बिल्कुल किनारे हो गई। और वो उसके मन मस्तिष्क में ये बात बैठ गई कि तो क्यों न सीधे आरजेडी को ही वोट किया जाए, ये भाया कांग्रेस वोट करने की क्या जरूरत है। इस बात को आरजेडी खूब ठीक से समझती है बिहार में, और इस जमीनी हकीकत को कांग्रेस भी समझती है कि कोई समीकरण तो भी मेरे साथ रहे। मुकेश सहनी कह रहे हैं भाई कि 6% हम निषाद समाज का वोट लेकर के आएंगे इनके साथ, और उस वोट को हम ट्रांसफर करेंगे। कुशवाहा समाज पोलराइज्ड है, वो कहता है कि हाँ ठीक है, वो जब हम लालू प्रसाद जी हमें टिकट देंगे तो हमारे समाज का वोट इनको ट्रांसफर होगा, जो लोकसभा में रिफ्लेक्ट भी हुआ।
कांग्रेस के साथ कौन खड़ा है, ये सवाल तो नहीं, है। यही बात तो है। जैसे एक समय था जब कांग्रेस के पास राम लखन यादव थे, आज अगर कांग्रेस कहे पप्पू यादव हैं तो लालू यादव को एक्सेप्टेबल नहीं। एक समय था जब कांग्रेस के पास, मैं श्री कृष्ण सिंह की बात नहीं करूंगा, पर भूमिहार लीडर के तौर पर कृष्णा साई थी, राजो सिंह थे, ऐसे बड़े नाम थे ना, और वो रामाश्रय सिन्हा थे, ये लोग तो थे। लेकिन अब कौन है? अब अखिलेश प्रसाद सिंह है, तो वो मुझे नहीं लगता है कि जाति का समर्थन उनके पास किसी भी तरह का है। उसी तरीके से आप राजपूत नेता में भी देख लें, ब्राह्मण नेता में भी देख लें। मैं तो ये उदाहरण देना चाहूंगा प्रोफेसर सुधांशु कुमार कि भगवत झा आजाद चीफ मिनिस्टर रहे और उनके सुपुत्र चुनाव लड़े बीजेपी के टिकट से, और जब बीजेपी में अनबन हुआ तो आप देख लीजिए कीर्ति झा आजाद को टीएमसी का सहारा लेना पड़ा, पर वो कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो आरजेडी के साथ नहीं जा रहे हैं। तो स्थिति तो बिहार में कांग्रेस के वोट बैंक के साथ तो यही दिखाई पड़ती है ना। अभी जैसे एक चीज जो अभी संजय जी कोट कर रहे थे, मैं वही 2010 का आंकड़ा बता दूं। ये ठीक बात है कि, और ये इसलिए बताना चाहता हूँ जो आपका सवाल उस पर आऊंगा मैं। 2010 में जब अलग अलग चुनाव लड़े ये सारे लोग, सीपीआई, सीपीएम, आरजेडी और एलजेपी, और आरजेडी का अलायंस था, कांग्रेस अलग लड़ी। कांग्रेस अगर 4 लाई तो आरजेडी कितनी लाई थी? आरजेडी की भी 22 सीट थी, और वो पहला विधानसभा था जब वहां पर नेता प्रतिपक्ष कोई नहीं था सर। तो मैं जो कह रहा हूं ना सर, कि इसका मतलब क्या है, ये रिजल्ट ये बताता है कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। और जो बातें कह रहे हैं, मुझे आश्चर्य लगा, गांव में कांग्रेस का, अरे 4%, 5% बहुत कॉमन वोट है सर। आज के डेट में भी अगर कांग्रेस अकेले लड़ने जाएगी तो आराम से 5%, 6% का एवरेज वोट तो मिनिमम कांग्रेस को मिलेगा। तो ये मत सोचिए, और विधानसभा जैसे चुनाव में, और खास करके जब आपके सामने बीजेपी और एनडीए अलायंस खड़ा है, जहां पर 1-1, 2, और बिहार का रिजल्ट कोई बहुत ह्यूज रिजल्ट होने वाला नहीं है इस 2025 के चुनाव में। 2025 का चुनाव होगा तो दोनों दलों के बीच 4%, 3%, 5% के ऊपर रिजल्ट होगा। ठीक है। एक फाइनल कमेंट्स ले लेता हूं डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी से। आपको लग रहा है जय भीम जय मीम जिस तरीके से कांग्रेस इस पर लड़ रही है, इसका कुछ असर बिहार में पड़ता हुआ दिखेगा? क्योंकि दलित में तो कोई नेता बिहार में कांग्रेस का ऐसा नहीं दिख रहा है जिसके पीछे दलित समाज खड़ा हो सके। पंकज जी, बहुत ये अनफॉर्चुनेट है कि जो उनके मुख्य नेता है, प्रमुख नेता है राहुल गांधी जी, वो जब किसी इस ढंग के जज्बात के साथ लड़ते हुए दिखाई देते हैं राष्ट्रीय स्तर पे, तो उस वोट को राज्य स्तर पे या लोकल स्तर पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, अपने पार्टी के साथ कैसे जोड़ेंगे, इसके लिए काम करते हुए नहीं दिखाई देता। इसीलिए आपने देखा होगा पिछली बार कई बार अपने कैंपेन के दौरान यात्रा पे जारी रहे, चुनाव राज्यों में होते रहे और राज्यों के परिणाम उनके खिलाफ चले गए। खासतौर से मैं आपको गुजरात चुनाव की याद दिलाना चाहूंगा। तो ये दूरदर्शिता का एक बड़ा अभाव कांग्रेस के नेतृत्व में दिख रहा है, और यही कारण है कि वो जय भीम जय मीम जिसके लिए भी लड़ रहे हैं। उनके यहाँ ये रिपोर्ट है 2014 की एंटनी कमेटी की कि कांग्रेस पूरे देश में कहीं न कहीं मुसलमानों की पार्टी नजर आने लगी, मुसलमानों के लिए काम करने वाली, इस छवि से निकलना पड़ेगा। लेकिन उस रिपोर्ट के बावजूद उनके यहाँ इतना चिंतन की कमी है कि फिर वो उधर जाते हैं, दूर होते हैं, पास होते हैं, और अब फिर पास आने की स्थिति में आ रहे हैं, और ये उनके लिए अल्टीमेटली नुकसानदायक है। चलिए ठीक है, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन हो पाता है, क्योंकि मेरे पास जो जानकारी थी दर्शकों, वो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की कि आरजेडी 35 से ज़्यादा कांग्रेस को सीटें देने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में क्या कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के साथ करेगी या एक नया अलायंस बनाने का प्रयास करेगी? क्या करेगी कांग्रेस, ये हम लगातार आपको बताने का प्रयास करेंगे। बिहार की बात में डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित, विनय कुमार जी, प्रोफेसर सुधांशु कुमार और डॉक्टर संजय कुमार शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।